आजकल की फिल्मों में कार चेजिंग सीन आम बात है, मगर जब आर पार में इस तरह का सीन शूट करना था तो कार पुल के ऊपर से जा रही है, तो पुल के ऊपर की तरफ कैमरा रखा गया और टॉप से पैन शॉट लिया गया। उस समय यह खतरनाक था, पर कैमरामैन ने किया। जमीन में गड्ढा खोदकर कैमरा फिट करके चलती कार का शॉट नीचे से लिया। और पाकीज़ा का ये सीन शायद ही कोई भूला होगा। इन सीन्स को जिन्होंने फिल्माया उनका नाम है वी.के. मूर्ति, जो अपने लाइट एंड शेड के इफेक्ट के लिए ही जाने जाते हैं। खासकर गुरुदत्त की फिल्मों में उनके कैमरा ने जो कमाल किया वो एकदम स्पेशल है। आज के वीडियो में वी.के. मूर्ति की बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि भविष्य में कोई वीडियो मिस ना करें। 50s से लेकर 90s तक कैमरा के साथ उसी उत्साह से काम करने वाले, हर एरा के साथ तालमेल बिठाते हुए शानदार शॉट देने वाले सिनेमेटोग्राफर थे वी.के. मूर्ति। दादा साहब फाल्के अवार्ड पाने वाले वो पहले सिनेमेटोग्राफर थे, या कहिए पहले टेक्नीशियन थे। उनकी सिनेमेटोग्राफी सिर्फ टेक्निक नहीं थी, उससे कहीं बढ़कर थी। उनका ये मानना था कि सिनेमेटोग्राफी साइंस और आर्ट का कॉम्बिनेशन है। साइंस यानी टेक्निक जिसे कोई भी सीख सकता है, मगर उसमें आर्ट का एंगल कैसे डाला जाए ये हर इंसान के टेस्ट पर निर्भर करता है। इसीलिए हर कैमरामैन का फ्रेम, लाइटिंग, आर्टिस्ट को कैप्चर करने का स्टाइल अलग होता है और वही उन्हें खास बनाता है। वी.के. मूर्ति की बात होती है तो गुरुदत्त का नाम अपने आप शामिल हो जाता है। दोनों ने एक से बढ़कर एक फिल्में दी। दोनों की मुलाकात भी एक संयोगी थी। उन दिनों वी.के. मूर्ति फेमस स्टूडियो में असिस्टेंट कैमरामैन के तौर पर काम करते थे। गुरुदत्त वहां बाजी फिल्म का एक गाना शूट कर रहे थे। इस गाने में उस वक्त जो एंगल, मूवमेंट और इफेक्ट गुरुदत्त को चाहिए थे वो फिल्म के कैमरामैन नहीं दे पा रहे थे। तब वी.के. मूर्ति ने उस शॉट को शूट करने की परमिशन मांगी। सीन मुश्किल था, इसलिए गुरुदत्त ने कहा कि उनके पास 3 मौके हैं और वी.के. मूर्ति ने एक ही टेक में वो शॉट ठीक उसी तरह शूट कर दिया जैसा गुरुदत्त चाहते थे। शॉट खत्म होने के बाद गुरुदत्त ने उन्हें बुलाया और कहा, अब से तुम ये फिल्म करो। मगर वी.के. मूर्ति नहीं चाहते थे कि फिल्म के कैमरामैन को हटाकर उन्हें लिया जाए, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं आपकी अगली फिल्म करूंगा। इस तरह 1952 की फिल्म जाल एक तो इंडिपेंडेंट सिनेमेटोग्राफर के तौर पर वी.के. मूर्ति की पहली फिल्म बन गई और इसी के साथ उनका और गुरुदत्त का ऐसा एसोसिएशन बना कि जिसमें क्रिएटिव लिबर्टी भी थी, क्रिटिसिज्म की जगह भी और सीखने की गुंजाइश भी, जिसके लिए वी.के. मूर्ति हमेशा गुरुदत्त के शुक्रगुजार रहे। गुरुदत्त और उनका रिश्ता एक डायरेक्टर और कैमरामैन का ऐसा रिश्ता था जिसमें जो गुरुदत्त सोचते थे वी.के. मूर्ति तुरंत समझ जाते थे और ठीक वही प्रभाव पर्दे पर उतार देते थे। इसीलिए उन दोनों की जोड़ी ने फिल्मों में ऐसे यादगार दृश्य दिए जिन्हें फिर से पर्दे पर उतारना आज शायद संभव हो, मगर वो सिर्फ नकल होगी। ओरिजिनल काम तो वो कर गए और ऐसा कर गए कि फिल्म इंस्टीट्यूट्स में स्टूडेंट्स उनके किए काम की बारीकियां सीखते हैं। वी.के. मूर्ति ने एक नई तरह की फोटोग्राफी इजाद की जो उनसे पहले भारतीय सिनेमा में नहीं देखी गई थी। वो पहले कैमरामैन थे जो भारत में मॉडर्न सिनेमैटिक एस्थेटिक्स लेकर आए। इसीलिए उनकी फिल्मों के सीन किसी पेंटिंग की तरह दिखते हैं। वी.के. मूर्ति का पूरा नाम था वेंकटरामा पंडित कृष्णमूर्ति। उनका जन्म 26 नवंबर 1923 को मैसूर में हुआ। संगीत से उन्हें बहुत प्यार था। वो 8-9 साल के थे जब उन्होंने वायलिन बजाना सीखा। वो रोजाना 7-8 घंटे रियाज भी किया करते थे और वायलिन से ये प्यार ताउम्र रहा। वायलिन ही नहीं, वो वीणा और सितार भी बहुत अच्छा बजा लेते थे। गणपति समारोहों में वायलिन बजाकर और बच्चों को वायलिन सिखाकर उन्होंने रोजी रोटी कमाना शुरू किया। उनका मानना था कि अगर वो बतौर सिनेमेटोग्राफर कामयाब नहीं होते तो शायद म्यूजिक डायरेक्टर बन जाते, लेकिन बचपन में वो हीरो बनना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था फिल्म देखने के बाद लोग सिर्फ कलाकारों को ही याद रखते हैं। लेकिन थोड़े बड़े हुए तो एहसास हुआ कि उनका चेहरा हीरो वाला नहीं है, इसीलिए एक्टिंग का ख्याल छोड़ दिया। वी.के. मूर्ति जब हाई स्कूल में थे तब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वो जेल भी गए थे और उन्हीं दिनों कैमरा का दामन थामने का फैसला उन्होंने लिया। फिर बेंगलुरु से सिनेमाटोग्राफी में डिप्लोमा करने के बाद वो मुंबई आ गए।
उस समय फिल्मों में बतौर कैमरामैन फली मिस्त्री का बहुत नाम था और 1945 की फिल्म आम्रपाली देखने के बाद वीके मूर्ति उनसे बहुत प्रभावित थे और उनके साथ काम करना चाहते थे। फिर किस्मत ने भी रास्ता बनाया और खुद फली मिस्त्री ने उन्हें बुला लिया। उनकी तो मनचाही मुराद पूरी हो गई और वो पहुंच गए फली मिस्त्री से मिलने। फली मिस्त्री उन्हें सीधे शूटिंग पर ले गए और शूटिंग खत्म होने के बाद उनसे कहा कि उनके पास 23 असिस्टेंट पहले से थे, मगर वीके मूर्ति बेस्ट थे। और ये सच ही था, क्योंकि फली मिस्त्री की तरह ही वीके मूर्ति को भी मास्टर ऑफ क्लोजअप्स माना जाता है और उन्हीं की तरह वीके मूर्ति भी डिफ्यूजर का इस्तेमाल करते थे, मगर डिफ्यूजर के इस्तेमाल के साथ कॉन्ट्रास्ट को वो इस तरह बैलेंस करते थे कि कलाकारों की खूबसूरती नेचुरली एनहांस हो जाती थी। वीके मूर्ति पहले भारतीय सिनेमेटोग्राफर थे जिन्होंने सिनेमा स्कोप में शूट किया। सिनेमा स्कोप एक ऐसा फॉर्मेट था जिसमें वाइड स्क्रीन वाली फिल्मों को शूट करने के लिए एनामॉर्फिक लेंस का यूज किया जाता था। उन दिनों एक फॉरेन फिल्म यूनिट इंडिया आई थी, उनके पास खास तरह के लेंसेज थे। उन्हीं से प्रेरणा पाकर गुरुदत्त और वीके मूर्ति ने पहली भारतीय सिनेमा स्कोप फिल्म कागज के फूल बनाई। कागज के फूल यूं तो उस समय बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी, हालांकि इसका कॉन्सेप्ट, कहानी, डायरेक्शन सब कुछ लाजवाब था और सबसे बढ़कर सिनेमेटोग्राफी। अपने लाइट एंड शेड के इफेक्ट के कारण आज भी इस फिल्म की मिसाल दी जाती है। खासकर सनबीम वाला ये सीन तो आइकॉनिक है। जब गुरुदत्त ने उन्हें इस तरह का इफेक्ट देने को कहा तो उन्हें काफी वक्त लगा सोचने में। फिर आईने में किसी को देखने के बाद उन्हें आइडिया आया और फिर वीके मूर्ति ने 2 बड़े बड़े आईनों की मदद से ये लाजवाब इफेक्ट क्रिएट किया और फिर ये सीन इस फिल्म का सबसे पॉपुलर सीन बन गया था, जिस पर लोगों ने पेंटिंग्स भी बनाई और इसके लिए उन्हें बेस्ट सिनेमेटोग्राफर के अवार्ड से नवाजा गया। यही अवार्ड उन्हें दिया गया साहब, बीबी और गुलाम के लिए। जब कैमरा हीरो या हीरोइन के बहुत नजदीक आता है तो वहाँ लाइट देना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि लाइट मैन जाएगा तो उसकी या कैमरा की या लाइट की शेडो कलाकारों पर पड़ेगी। उसके लिए वीके मूर्ति ने एक तरीका खोजा। उस समय वो मिचेल कैमरा का इस्तेमाल करते थे, जिसके लेंस के नीचे 2 रॉड हुआ करती थी। उन्होंने उन रॉड्स पर पट्टी लगाकर क्लिप लाइट का इस्तेमाल डिमर के साथ किया। इससे हुआ ये कि किस सीन में कितनी तेज लाइट चाहिए उसका कंट्रोल भी उन्हें मिल गया और शैडो की समस्या भी हल हो गई। इसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स की वजह से उनकी फिल्मों के क्लोजअप्स इतने असरदार होते थे। वीके मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि वो निर्देशक की नज़र से सोचते थे और उसी हिसाब से उनका कैमरा और लाइटिंग कमाल करती थी। लेकिन डायरेक्टर के कहने से पहले वो खुद ये सोच लेते थे कि कोई खास शॉट किस तरह ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। प्यासा में भी उन्होंने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए। फिल्म के आखिर में जो गाना है, इसमें हॉल में ऊपर बैठे हुए सिर्फ आधे लोग ही असली हैं, बाकी सब कटआउट्स हैं। वीके मूर्ति ने इस तरह से बैकलाइट का इस्तेमाल किया कि उस सीन के इमोशंस भी लोगों तक पहुंचे और सामने कैमरा होते हुए भी किसी को पता नहीं चला कि वहां कटआउट्स रखे हैं। जाने क्या तूने कहे, जाने क्या कोई मान सकता है कि ये गाना सिर्फ 3 लाइट्स में शूट किया गया? इस गाने को कोलकाता के एक स्टूडियो में फिल्माया गया था, जहां रिसोर्सेज लिमिटेड थे और जो थे उन्हीं से काम चलाना था। इसीलिए वीके मूर्ति ने गुरुदत्त से कहा कि कैमरा मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं की जा सकती और फिर सिर्फ 3 लाइट्स को उन्होंने इतनी खूबसूरती से सेट किया कि हीरोइन पर से भी नजर नहीं हटती और मूवमेंट भी बना रहता है। सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही नहीं, कलर फिल्मों में भी उनके लेंस का कमाल देखने को मिला। जिन दिनों भारत में कलर फिल्म्स बनने की शुरुआत हो रही थी, उन दिनों गुरुदत्त ने उन्हें हॉलीवुड भेजा था। वीके मूर्ति वहां एक वॉर फिल्म के सेट पर 6 महीने तक रहे और टेक्निक सीखी। 14वीं का चांद में जो टाइटल सॉन्ग है वो इसके बाद ही कलर में फिल्माया गया था। 14वीं का चांद हो या उनकी कलर फिल्मों में कलर्स हाई कंट्रास्ट में नजर नहीं आते थे, बल्कि वो अपने नेचुरल शेड में दिखते थे, क्योंकि वो ये बहुत अच्छी तरह समझते थे कि ब्लैक एंड व्हाइट और कलर फिल्मों की लाइटिंग की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर उन्हें ठीक से समझ लिया जाए तो हर कलर स्क्रीन पर बेस्ट दिखेगा। जिद्दी, सूरज,
लव इन टोक्यो, शिकार, जुगनू, नास्तिक के अलावा श्याम बेनेगल के भारत एक खोज और गोविंद निहलानी के तमस में भी उनके कैमरा का कमाल दिखाई देता है। गोविंद निहलानी ने भी उसी इंस्टीट्यूट से सिनेमेटोग्राफी की पढ़ाई की थी जहां से वी.के. मूर्ति ने डिप्लोमा किया था। और जिस तरह वी.के. मूर्ति फली मिस्त्री के साथ काम करना चाहते थे, गोविंद निहलानी उनके साथ काम करने को आतुर थे। इसीलिए मुंबई आते ही वो वी.के. मूर्ति से मिले और उन्हें अपनी इच्छा बताई और वी.के. मूर्ति ने तुरंत हाँ कह दी। पर साथ ही ये भी बता दिया कि उन्हें कोई सैलरी नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनके पास पहले से ही 3 असिस्टेंट थे। इस तरह गोविंद निहलानी ने उनके असिस्टेंट के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की और बाद में फिल्म मेकर बने। जब गोविंद निहलानी को तमस बनाने का ऑफर आया तो उनकी दिली इच्छा थी कि उसमें कैमरा की कमान वी.के. मूर्ति संभालें, लेकिन एक तरह से वो उनके गुरु थे, इसलिए सीधे सीधे कहने में झिझक रहे थे। तो उन्होंने पहले वी.के. मूर्ति की पत्नी से कहा, लेकिन जब वी.के. मूर्ति ने सुना तो वो पहले तो बिल्कुल राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि लोग क्या कहेंगे कि वी.के. मूर्ति के पास और कोई काम नहीं है जो वो अपने असिस्टेंट के लिए काम कर रहा है। पर अपनी पत्नी के समझाने पर वो तैयार हो गए। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? वी.के. मूर्ति की रेंज बहुत ज्यादा थी। जहां उन्होंने उस एरा में काम किया जहां कलाकारों को स्क्रीन पर खूबसूरत ही लगना चाहिए था, वहीं उन्होंने भारत एक खोज जैसे सीरियल में भी सिनेमेटोग्राफी की जहां कलाकारों की खूबसूरती को हाईलाइट न करके रॉ या कहें ओरिजिनल रूप में दिखाना था। भारत एक खोज श्याम बेनेगल के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण असाइनमेंट था। उसके 1 घंटे के 53 एपिसोड्स बनाए गए थे, जिनकी शूटिंग एक ही बार में 19 महीनों में पूरी कर ली गई थी। हम उसे मौत के घाट उतार कर दम लेंगे, चाहे हमें ब्रह्म हत्या का पातक लगे। वी.के. मूर्ति अपने काम में इतने खो जाते थे कि बढ़ती उम्र में भी उनकी एनर्जी और एंथुजियाज्म को मैच करना आसान नहीं होता था। और ये सब शायद इसलिए था क्योंकि उन्हें अपने काम से प्यार था। वैसे प्यार उन्हें थिएटर से भी था। मुंबई की मैसूर एसोसिएशन के बहुत से प्ले उन्होंने डायरेक्ट किए। शायद इसीलिए एक डायरेक्टर का विजन वो बहुत अच्छी तरह से समझते थे। जब गुरुदत्त की मौत हुई तो उन्हें लगा था कि अब उनके लिए कुछ नहीं बचा, मगर उन्होंने 90s तक काम किया और फिर 2001 में वो फिल्मों और फिल्म नगरी को छोड़कर बेंगलुरु जाकर बस गए। वहीं 2014 में उनकी मौत हुई। वी.के. मूर्ति एक ऐसे सिनेमेटोग्राफर थे जो लाइटिंग से मूड क्रिएट करते थे और कैमरा से कैप्चर करके उस मूड को दर्शकों के दिलो दिमाग में उतार देते थे। मंत्रमुग्ध करने वाली ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, लाइट एंड शेड का ऐसा अद्भुत संतुलन जो ऐसा इफेक्ट क्रिएट करता था कि सभी इमोशंस बिना बोले उस दृश्य के जरिए दर्शकों तक पहुंच जाते थे। जहां लाइटिंग उनका प्लस पॉइंट थी, वहीं उनका कैमरा एक रिदम के साथ स्मूथली मूव करता था। अपनी इन्हीं खासियतों की वजह से उन्होंने वो मकाम पाया जहां आज भी लोग उनके काम की मिसाल देते हैं, उनके काम से सीखने की कोशिश करते हैं।